Welcome everyone to another episode of TPF स्पंदन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल जी कोटेचा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि वो हमारे आज के स्पीकर को वेलकम करें और फिर श्री संजय जी जैन उनको इंट्रोड्यूस करें। थैंक यू। निर्मल जी। अभिषेक जय जिनेन्द्र, परम पूज्य परम वंदनीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सभक्ति बंधन। तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के स्पंदन कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए श्री विनोद जी कोठारी, सभी पार्टिसिपेंट्स जो जूम पर है, फेसबुक पर है, मैं तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह हमारी जो लॉकडाउन पीरियड में वेबिनार्स की जो सीरीज चल रही है, निर्मल भी आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अब ठीक है। विनोद जी कोठारी कलकत्ता से हमारे बीच आज अपनी बात रखेंगे। और आप एक जाने माने, हम सभी जानते हैं विनोद जी कोठारी का नाम कॉरपोरेट वर्ल्ड में, हम प्रोफेशनल्स में कितना ऊंचा है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज ऐसी शख्सियत अपने ही प्लेटफॉर्म में यानी तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम में हमसे अपने विचारों को शेयर करेंगे। मैं विनोद जी कोठारी का स्पेशली बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं उनके इंट्रोडक्शन के लिए श्रीमान संजय जी से। सबको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि विनोद जी जैसे को मुझे इंट्रोडक्शन करने का मौका मिला है। विनोद जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं, इसलिए मैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ूंगा नहीं, लेकिन मैं जो दिल से और जैसे उनको देखता हूं वो आपसे शेयर करूंगा। विनोद जी इज अ मल्टी फैसेटेड पर्सन, डीप इनटू वेरी एवरीथिंग। यहाँ की वो राजस्थानी गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत लोग कम लोग। He is a scholar, an author, a trainer, a speaker, and लोग सोचेंगे कि ये इंडिया तक उनकी बाउंड्रीज लिमिटेड नहीं है। He has gone all across the world, चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो। He is a global professional with multifaceted foresight into many things relating to banking, finance. I know he's an expert in securitization. In fact, I would call him a pioneer. ये company secretary हैं, FCS हैं. He's also headed the company institute in Eastern India. So with these words, I don't want to give it long because I know all of us are waiting for Vinod ji himself to speak. But I can just request you all stay till the end. There's going to be so much to learn. There'll be no end to it. Thank you very much, Vinod ji, for coming on the TPF platform. तो आप हमारे परिवार के मेंबर हैं, तो आपको थैंक्स वैसे तो नहीं बोलना है। सो ऑन टू यू नाउ सर, ऑल थैंक यू। जी विनोद जी शुरू करें, उससे पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा निर्मल जी को। निर्मल जी। नहीं, मुझे याद आ गई वो कलकत्ता की हमारी जो कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की कॉन्फ्रेंस थी और जिसके विनोद जी कन्वेनर थे। कितनी शानदार कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की थी उस समय टीपीएफ ने। आज इन दिनों की याद आ रही है, आपकी कैपेबिलिटीज, आपके रिलेशंस, आपके कॉन्टेक्ट्स, उनको याद करके हम बड़े गर्व का अनुभव करते हैं। मैं पुनः विनोद जी का स्वागत करता हूं। ओवर टू विनोद जी। थैंक यू निर्मल जी, थैंक यू संजय भैया। विनोद जी। सबसे पहले मैं पूज्य वरों का, सबसे पहले मेरा सविनय सब पूज्य वरों को वंदन है। सबसे पहले मेरा सविनय सब पूज्य वरों को वंदन है। इस समय सर्वविश भय संशय है, कोलाहल है, क्रंदन है। इस समय सर्वदिश भय संशय है, कोलाहल है, क्रंदन है, पर टीपीएफ के प्रांगण में ज्ञान शक्ति का स्पंदन है। निर्मल नवीन सुशील गौतम सबको मेरा अभिनंदन है। तो आप सभी को अभिनंदन करते हुए, बड़ा ही सुंदर शब्द है और मैं नवीन जी को और टीपीएफ के बाकी सारे कार्यकर्ताओं को ये साधुवाद देता हूँ। कितना सुंदर शब्द आपने चुना है, स्पंदन। तो हमारे शरीर में
स्पंदन का स्रोत क्या है। हमारे शरीर में स्पंदन का स्रोत कहने की आवश्यकता नहीं है, शरीर में स्पंदन का स्रोत है हृदय। और ये छोटी सी वस्तु जिसको हृदय कहते हैं, ये दिन भर अपना काम करता रहता है। ये जो यहाँ से रक्त की सप्लाई करता है, लगभग 60,000 मील की यात्रा दिन भर में ये करता है। और ये स्पंदन रुक जाए तो मानव शरीर का क्या हो हम सब जानते हैं। तो ये हृदय और स्पंदन की बात मैंने इसलिए कही कि जिस विषय की बात मैं करने वाला हूँ, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था के स्पंदन के लिए उसका उत्तर। अर्थव्यवस्था में अर्थ, और अर्थ के साथ वित्तीय संस्थाओं का जुड़ा होना अपने आप में एक इतना स्वाभाविक रिश्ता है कि इस रिश्ते में कहीं कोई रुकावट आ जाए, कहीं कोई क्लॉटिंग हो जाए, कहीं को थक्का जम जाए, तो जिस तरह हार्ट के फंक्शन में कोई तरह का थक्का जम जाने से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पक्षाघात हो सकता है, इसी तरह अर्थव्यवस्था में भी पैरालिसिस, पक्षाघात की पूरी गुंजाइश रहेगी अगर अर्थव्यवस्था के ये सेक्टर किसी भी तरह पैरालाइज हो जाए। तो मेरा आज का विषय है अर्थव्यवस्था में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की एक मोटा मोटी ब्रॉड जानकारी देना, और इसके बाद इस सेक्टर में इस जो क्राइसिस पीरियड है इसके दौरान क्या चल रहा है, किस तरह की संभावनाएं सामने हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत बात करना। मैं सबसे पहले आपको सबको निवेदन करना चाहूंगा कि मैं शेयर मार्केट से कनेक्टेड एकदम भी नहीं हूं, इसलिए मेरी कोई भी बात को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या शेयर मार्केट के साथ न जोड़े। ये नहीं समझे कि ये सेक्टर में इन्वेस्ट करें कि डिसइन्वेस्ट करें, मेरी कोई भी बात का शेयर मार्केट के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और मैं यहाँ पर आने वाले 30, 35, 40 मिनटों में बेसिकली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर of the as we are now looking to the end of the crisis period, or virtually we are all looking forward to the end of the crisis period. What does it mean to the banking financial services sector? What does banking financial services sector mean to the recovery process? That is the topic of my discussion. But before that, I'll be giving a very, very broad picture of what the banking financial services sector is, what does it consist of, how large, how significant the sector is, and so on. I can see that, I think, as in terms of questions, as I think the organizers already have mentioned, you can probably put the questions on the chat board, and the organizers would come back to me with the questions once we have time for that. As of now, I put on the screen a small presentation on the road to economic recovery, the relevance of banking financial services sector. As I was mentioning before, the presentation does not have any great visibility values. If you're not able to see some slides very carefully or very clearly, don't worry on that. It's not great in terms of slide value. However, my objective is to give a quick introduction. I had to switch over to English because I'm sure you realize that on the topic that we're going to discuss today, the most natural mode of expression would be English. I've actually shifted, but in terms of interaction with you all, I'll be happy to speak in either Hindi or Rajasthani. Of course, I'm not meaning to sing a song in Rajasthani here. Sanjay, thanks for recalling all the nice days that we passed together. But as I said, I'll be happy to interact in any comfortable language, Hindi or English or Rajasthani, as might be convenient. I also want to thank Sushil Choradia ji for the extremely nice thing he's done to me today. I told him in so many words, I'm obliged to him for life. He has done a great thing for me today. This is extremely personal, and but I'll anyway be going public with it. He has shared with me a picture for an achievement which is 22 years old. 22 साल पुरानी एक फोटो निकाल के उन्होंने मेरे को भेजी है, and I'm extremely indebted to him. I'll anyway be going public with that. So back to the topic. This is what we're going to do. We're going to look at the constituents of the banking financial services sector. We commonly call it BFSI, banking and financial services, and insurance, of course, but banking and financial institutions, banking financial services institutions, BFSI sector, banking financial services and insurance sector. We're going to look at the constituents of the BFSI sector. We take an overview of the banking sector, and then we take a look at the non-banking financial services sector, the NBFCs. Personally, I am intimately connected with the NBFC sector. So I'll maybe talk a bit further on the NBFC sector. And we'll also take a look at the insurance and mutual funds as a component of the BFSI sector, relevance of these sectors to economic recovery,
what measures are being taken by the regulators to ensure that the crisis does not cause what is called contagion. छूत की बीमारी, माने ये छूत की बीमारी मेरे ख्याल से कोरोना वायरस से भी ज्यादा जल्दी चलती है, जहां पर एक फाइनेंशियल सेक्टर में किसी एक एंटिटी को कोई समस्या हुई और वह समस्या तुरंत आग की तरह, जंगल की आग, बाढ़ वानर की तरह फैलती है, तो ये भी एक अपने तरह से कॉन्टेजियन जिसको नाम देते हैं, कॉन्टेजियन का पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्टेजियन इम्पैक्ट and what is the likely way to emerge from this. So let's first start with the overall view of the BFSI sector. I said BFSI sector primarily consists of banking sector, non-banking financial companies, insurance companies, and investment vehicles. When I talk about investment vehicles, you can probably see my screen. Banking sector, non-banking financial companies, insurance sector, and investment vehicles. Investment vehicles broadly consist of two types. Collective investment vehicles, which is mostly called mutual funds. Mutual funds, all of us are familiar with mutual funds. So mutual funds are collective investment vehicles. There's a non-public form of investment vehicles also called alternative investment funds. This is more like a closely held investment vehicle is called AIF. Now, in terms of the significance of these several components of the financial sector, what you see on the right-hand side is the data giving the value of assets in these various components of the BFSI sector and their percentage to the total of the assets of the country. Now you can see how large the sector is. As you see the right hand side, the largest component in the so-called pie diagram is the portion held by scheduled commercial banks, the so-called banks, what we commonly call as commercial banks or banks. 1 crore 66 lakh crores of rupees. Crore is what you're talking about. I don't know whether you call it or kharawa neem. उसमें मैं थोड़ा सा खो जाता हूँ. So I'm still using crore. 1 crore 66 lakh crores of rupees is the value of assets in scheduled commercial banks. The next big component, of course, is the insurance sector with 46 lakh 35,000 crores worth of assets, and then mutual funds, collective investment schemes, alternative investment funds, non-banking finance companies, various other types of banks, urban cooperative banks, regional cooperative banks, regional rural banks, payment banks, small finance banks, all of these put together form a colossal part of the country's economy. As you can see, the sheer size of the banking sector itself, 1 crore 66 lakh crores of rupees, which is approximately 56% of the country's wealth. In another way, to see the relevance of the banking sector, you can also see household savings. आपकी मेरी जो सेविंग्स है, अल्टीमेटली कहाँ जाती? आपने पैसा बचाया, मैंने पैसा बचाया, किसी हाउसहोल्ड ने पैसा बचाया. हमारा देश का जो भी वित्त है, हमारे देश की जो भी सेविंग्स है, वो अल्टीमेटली कहाँ जाती? You can see this data. Largest part of the savings of the country ultimately go to commercial banks. You can see the component of household. This is called household savings. तो इससे पहले डायग्राम देख रहे थे, that was not necessarily household savings because that includes corporate savings also. Corporate wealth is also invested ultimately in banks and mutual funds. But if you solely stick to the household sector, because ultimately देश की जनता का पैसा कहाँ जाता है? Large part of the country's wealth is still invested in commercial banks. Next comes mutual funds, life insurance funds, currencies, provident funds, cooperative banks. These are the various components of the way in which the country's financial savings are held. Why is this understanding important? This understanding is important because the key to the सेक्टर बीमार है, रुग्ण है या किसी भी तरह की समस्या से ग्रस्त है, तो इकोनॉमी को सुरक्षित रहने में बड़ी कठिनाई आती है. तो बिगेस्ट इशू इज दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू एंश्योर दैट द बैंकिंग सेक्टर इज हेल्दी. What exactly is meant by a healthy banking sector? What does the government do to ensure that it remains healthy? These are the questions that we're going to discuss today. But before I come to that, let me once again give a quick introduction of what are the various components of the banking sector. जिसको हम so called banking sector बोलते हैं, जिसको हम आम भाषा में बैंक्स मानते हैं. कितनी तरह की बैंक्स हमारे कंट्री में? ये थोड़ा सा अगर आप देख पाते हैं मेरे ख्याल से, you can see it on the screen. The Indian banking system is consisting broadly of the following types of banks. To the left hand side, we have what is called private banks. Private banks are, I mean, for example, the infamous Yes Bank is also a case of private bank.
There are lots of private banks in the country. Private banks, that's part one. Public sector banks, there are 22 private banks. Public sector banks, I think of State Bank of India, I think of most of the so-called PSU banks. There are 12 public sector banks in the country. The number 12 is result of merger of whole lot of public sector banks into lesser number of banks. We've got 12 public sector banks. We have 44 foreign banks which have been permitted to carry on business in India. Most of them are allowed to engage in HSBC, for example, is an example of foreign bank. Foreign banks which have been permitted to do business in India, foreign banks. Then we have small finance banks. So the right hand side is small. It's called small finance bank. In terms of asset value, they're not exactly very small, but they're still called small finance banks. Why are they called small finance banks? Because these were the erstwhile microfinance companies which have been converted into banks. They are still largely focused into microfinance. They're called small finance banks. And then there are banks which are actually not engaged in lending activities, but they still play a role, I mean, to a limited extent in the financial system. These include payment banks. Payment banks are basically connected with payment settlement systems. They have limitation in terms of what they can do. Payment banks. Then we have regional rural banks. There are 45 regional rural banks. And then we have regional cooperative, rural cooperative banks. Rural cooperative, there are several rural cooperatives. You can see the last 96,248, 96,000 rural cooperative banks are in the country. The asset size is not very great. The total asset value is 10 lakh crores, but 96,000 rural cooperative banks in the country. And then there are urban cooperative banks, 1,544 urban cooperative banks. In terms of regulatory limits, there are limits on each of these. What can the banks do? What can they do? What they cannot do are all defined by regulation. For example, in case of small finance banks, the biggest limitation for a small finance bank, I was saying earlier, that small finance banks are those which earlier were microfinance companies. You can see one of the important conditions of small finance banks is that 75% of their assets have to be invested in the priority sector. Priority sector means what? Priority sector. I mean, for those who are familiar with the banking regulations would know what is priority sector. In India, some types of loans are called priority sector loans. Because in India, we have a theme of financial inclusion. Financial inclusion का मतलब क्या हुआ? कि if banks were allowed the liberty of who to lend to, तो बैंकें क्या करेगी? सब बड़े-बड़े borrowers को पैसा देगी. इस केस में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा, मतलब हम सब लोगों को साथ लेकर एक गणतांत्रिक तरीके से नहीं चल पाएंगे. तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इज दैट बैंक्स आर फोर्स्ड टू लेंड टू द स्मॉलेस्ट ऑफ बोरोवर्स एज वेल. तो ये प्राइवेट सेक्टर का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट होता है. 32% से लेके 40% तक का रिक्वायरमेंट है. प्रायोरिटी सेक्टर फॉर अ नॉर्मल बैंक प्रायोरिटी सेक्टर रिक्वायरमेंट रेंजेस फ्रॉम 32 to 40%. But for small finance banks, because historically they were microfinance companies, 75% of their assets are or have to be in the priority sector only. An example of small finance bank will be Bandhan Bank. Bandhan Bank is a small finance bank. Now let's move on to urban cooperative banks. These are, well, they are cooperative. Cooperative in the sense they can lend to their members only. Any cooperative bank, the very meaning of cooperative bank is that it can lend to its members only. It cannot lend outside. That's the meaning of an urban. It's urban in terms of location, but it's still a cooperative bank. It cannot lend to anyone other than to its members. And we also have PSL, priority sector lending targets. They will lend at least 20% to medium and small scale borrowers. They would lend at least 10% to weaker sections. They are also normally lending, in case of rural cooperative banks, they have exposure largely to agricultural sector, but urban cooperative banks don't have a minimum exposure to the agricultural sector, but they still very often lend to the so-called agricultural sector as well. As regards payment banks were basically intended as specialized banks only for the payment settlement system. इनका काम basically lending borrowing करना नहीं है. Deposit लेते हैं, but mostly only by way of demand and savings deposits. These payment banks cannot run a fixed deposit account because their idea basically is to simply have current accounts and savings accounts
mostly for the purpose of payment and settlement system. इनका basically काम क्या होता है? They are engaged in internet banking. They act as banking correspondents with other banks. They also are engaged in payment of utility bills. आप चाहे कि regularly your electricity bills or telephone bills are settled through a payment bank, you can give a standing instruction. The payment bank will lift an amount from your account and pay it over to the electricity or telephone utility. So these banks are basically for payment settlement system. They're not engaged in mainstream banking activity. That's the meaning of a payment bank. And then there are regional rural banks, like we mentioned, regional rural banks. There are plenty. These banks are mostly exposed to regional rural borrowers only, And you can also see that they have a substantial priority sector led target. 75% of their outstanding are to the priority sector, which is consisting of agricultural, farmers, micro enterprises, and weaker sections. Now I will revert to the non-banking financial companies, NBFCs. Now I'm sure most of you are aware that India has a large number of NBFCs. The NBFCs also, many of them are very small, but some of them are very large as well. Some of them are very large and some of them are larger than some of the smaller banks as well. And you can see on screen that the asset size of the NBFCs is as high as 30 lakh crores. Milatar, some roughly about 10,000 NBFCs have an asset base of approximately 30 lakh crores. So some of them are very, very large. But एक NBFCs में अच्छी खासी asset size हो जाती है. We can see that's the so-called non-banking financial services sector, which is mostly consisting of non-deposit taking NBFCs. Deposits का लेना देना, deposits देना, माने public से deposit लेना, mostly NBFCs नहीं करती है. There are only 82 NBFCs which take deposits. Most of them do not take deposits. Some of them are engaged in housing finance business. Housing finance HDFC Limited is a housing finance company. There are 99 housing finance companies in the country, and we also distinguish NBFCs based on the function. किसी को हम बोलते हैं जैसे microfinance company, MFI, microfinance lending, microfinance institution. Some of them we call as factoring companies, जो trade receivables की funding करते हैं. Some of them we call credit and investment companies. Some of them we call, let's say, leasing hire purchase business. They're focused based on the amount, nature of business. Some of them also have recently emerged, into something called asset aggregator companies. There are also what you call P2P companies, peer-to-peer lending companies, P2P lending companies. So there are a variety of NBFCs on the spectrum, but together they constitute 30 lakh, roughly 31 lakh crores worth of assets spread over approximately 9,642 NBFCs. Now let's move on to other sectors of the BFSI sector. Insurance companies का main काम पैसा उठाकर invest करना नहीं है. But I'm sure you understand the endowment companies, the companies which are concerned with endowment, which is primarily life insurance companies, they end up raising a lot of money, because what happens is that we contribute by way of insurance premium to the insurance company through our life. 5 साल 10 साल we continue to pay the premiums, and we get back this premium either at the time of death or on maturity of the policy. So you can see that that's exactly the reverse of taking a loan. अगर आप लोन लेते हैं, you take money now and then you pay it back over a period of time. Insurance में exactly इसका उल्टा हो रहा है. We are paying money over a period of time to get it back either on death or on maturity. So the endowment-based life insurance companies also end up accumulating a lot of money. And you can see with the life insurance companies, there's as much as 35 lakh crores worth of assets. Non-life insurance companies don't have as much of money in hand because their business is not to actually raise money and invest it, but they also end up getting a lot of assets. You can see among the so-called general insurance companies or non-life insurance companies, we have 11 lakh crores worth of assets in the insurance sector. Now let's come to the investment vehicles. Inka kaam basically kya hai? They raise money from people, they aggregate the money for the purpose of investing in capital markets. So the largest component of the investment vehicles is in form of collective investment vehicles, which I said mutual funds is the major investment vehicles in the country. A smaller share is alternative investment vehicles, AIFs. AIFs basically closely held hote hain. You can see there are some 800 odd AIFs in the country. Their asset value is not very great.
right? It's roughly about 1.25 lakh crores of rupees, not very great. And AIFs are basically privately owned, privately distributed investment vehicles. Now we'll talk about mutual funds. Now mutual funds, once again, from point of view of asset deployment, mutual funds can be broadly classed into debt mutual funds, debt-oriented mutual funds, or equity-oriented, debt versus equity. Debt mutual funds, equity mutual funds. I'm getting feedbacks from some participants for the bandwidth. Bandwidth is something that will control it, and that's something that no one can help actually. So, I kept my phone free, and I would, if at all required, what we can do is to turn the video off, because you've seen me anyway. Nothing unless that you can see the screen and you can hear me. That would probably serve the purpose. If at all the voice is getting broken, what we can do is to turn my video off and just to keep it on audio and the presentation. You can maybe give me a feedback if that's at all required. Yeah, I think that's better. Perfect. So we can just have the presentation and the audio. So I was saying the overall mutual funds broadly consist of debt mutual funds and equity mutual funds. And if you talk about this total asset value of mutual funds is approximately 26.5 lakh crores of rupees. And the mutual funds have also invested roughly about more than half of that. 14 lakh odd crores have been invested in debt instruments. Debt instruments does not necessarily mean in private sector debt instruments. As a part of that also goes to government securities, government treasuries, government securities also. About 10 lakh crores worth of money is invested by mutual funds back into the corporate sector in form of debt securities. So that's an overview of the mutual funds. Moving forward, now we also see that the financial sector is so mutual funds have exposure in NBFCs, banks also exposure in NBFCs. To an extent, even. So I think we can decide on whether the video is at all helping or harming. You can see if the video is causing, any bandwidth issue, you can turn the video off. Otherwise, you can keep it on as you prefer. So I'll let the organizers decide whether you want to keep. I think let's continue moving on. So I said there's a substantial interlinkage. ये interlinkage की बात, the mutual dependence or interlinkage in the financial sector. Why is this discussion at all important? I'll come to the later part of my address where I'll say that it's because of the interlinkage. Interlinkage का relevance in the financial system. Once again, if you were to compare the system with once again our physical body system, body में आपकी किसी भी अंग में कहीं भी समस्या हो तो सारा बॉडी संतुष्ट हो जाता है. आपके अंगूठे में चोट आई, सर में दर्द होता है. आपके पेट में दर्द है तो आपके चाल में फर्क. मेरा कहने का अर्थ है कि शरीर के किसी भी हिस्से में कैसी भी व्याधि हो, तुरंत सारे शरीर पे फीडबैक आता है, सारे शरीर में व्याधि फैल जाती है. इसी तरह ये फाइनेंशियल सेक्टर में भी बिकॉज ऑफ इंटरलिंकेज, इसमें से किसी भी एक सेक्टर में गड़बड़ आई तो सारा का सारा सेक्टर अफेक्टेड हो जाता है. और सारे सेक्टर में एक दूसरी बात यह है कि सब्सटेंशियल लेवरेज, दिस इज सब्सटेंशियल लेवरेज इन द सिस्टम. लेवरेज का मतलब क्या है कि जहां पर माय रेवेन्यूज आर नॉट स्टेबल but my obligations are stable, my obligations are fixed though my inflows are not fixed. I am depending on volatile inflows but I have a fixed obligation to pay. The moment we have a situation where my inflows are volatile but outflows are fixed, I'll have a problem. If the inflows get affected either because of a crisis or because of whatever else, I'll have a substantial problem. So that interlinkage in the financial system might also become important as we go further. And now let's come to the issue that we're currently facing. Now, I was mentioning earlier that the
and I think this doesn't require any further stressing, that the BFSI sector is extremely important for the country. And this is what you, as I mentioned earlier, this is the supplier of money to the country. The country's economy needs money. Money is needed for every business. I don't need to develop this point any further because it's so self-evident that you need working capital, you need funding, you need term loans for any business to exist. And particularly when you're talking about restarting the economy. Economy को restart करना है with 2 months or 3 months of lockdown, you will need substantial funding. So money is the basic requirement for any economic recovery, and the health of the banking sector is extremely important for the economy. Because 50% of the country's GDP is locked in the scheduled commercial banks. So if there's any problem in the banking sector, very soon this develops into a systemic crisis, and this may cripple the country's economy. This is exactly what has happened about 10 years back in form of the so-called global financial crisis. Global financial crisis, 2007-8 it started. It took 10 years for the world to recover from the crisis. Sanjay is himself an expert on financial sector, would understand very well that the crisis was started basically from the banking sector. Banks were exposed to mortgage lending. Banks had exposure to mortgage lending. Banks started suffering problems, and the problems soon exacerbated, spread all over the system, and crippled the economies of the world. Millions lost their jobs. US में जो काम करते थे बैंकों में, इन्वेस्टमेंट बैंक्स में, इस तरह हांगकांग में थे, सिंगापुर में थे, सबकी नौकरियां चली गई, दौड़ के वापस स्वदेश आ गए. तो इस तरह की अफरा तफरी 2007-8 में हुई थी. उससे हमको रिकवर करने में 10 साल लगे, और आज हम फिर उसी स्थिति में आ गए हैं जहां पर there is a question mark on the health of the banking system. Now, how serious is the threat? That's exactly what we're going to see. We said 50% of the country's GDP is in the banking sector. Roughly 15% of the country's financial assets are in the shadow banking. What I call shadow banking basically means the non-banking financial companies. Non-banking financial companies, so in alternative terms, we can call them shadow banks. Shadow banks because they almost look like banks. They are not banks, but they almost perform or have credit function equivalent of a bank. Therefore, we can call them shadow banks as well. So 15% of the country's financial assets, directly, indirectly, are into shadow banks. Isliye, it is very important to ensure that each of these sectors remain healthy. We also see from point of view of breakup of the assets of these institutions. If you think of the banks, roughly 33% of total assets of the banks are invested in industrial undertakings. Approximately 13% are into home loans. Then there are loans for retail services. There are loans against vehicles and auto loans. Likewise, you can see in the NBFCs as well, approximately 50% plus of the money is in form of industrial exposure to industrial sector, be it MSMEs or be it large industries. Now, this is the background to what we're going to now discuss. Now, what we're expecting post because of the crisis, what we're expecting is that there will be substantial degrowth. There will be substantial negative growth in several sectors. So as regards the new housing units, now this is not my estimation, this is estimation from a rating agency. Largely it's a question of estimation only. No one knows exactly how it pan out, but it's expected that there will be substantial degrowth in funding against home loans. Now one may or may not agree with this, because it's also expected that, housing is a basic necessity, particularly when it comes to affordable housing. People will still have to need houses, and probably people will find it easier to go for home loans at this stage. A, because interest rates will be reduced, part one, and part two, because housing might also become at least a bit cheaper. So this one may or may not agree, but there will be expectedly a degrowth in home loans. There will be, however, a sharper degrowth in funding for passenger cars. There will similarly also be a degrowth in funding for commercial vehicles, and there will be a degrowth in funding for commercial consumer durables also. If you think of what banks or non-banking finance companies basically do, they lend against homes, houses, they lend against trucks or commercial vehicles, they lend against cars, they lend against properties, they lend against several businesses. So in several sectors, we're expecting a degrowth. And as a result of the degrowth, what might happen, therefore, is that as their asset base comes down, the lending comes down, their obligations are still, however, still there.
right? And so the result of this could be that there might be a strain on both the banks and the non-banking financial sector. I'll briefly talk about what have the regulators been doing all this while. Ever since the crisis became full-blown, that is from the third week of March onwards, you would have seen regularly the financial regulators have been taking some measure or the other to redeem the problems into which the sector seems to be falling into. So what are those measures taken by regulators? I'm giving a quick listing of the measures. I'll briefly discuss those also. The RBI took the following measures. RBI का काम basically यहाँ पे क्या है? RBI cannot help the crisis. RBI can only ensure that the liquidity in the system is maintained. I'm once again cautioning everyone that this is not RBI alone. All over the world, financial regulators are currently engaged in the very serious exercise of ensuring that liquidity in the system is maintained. Disruption does not go beyond what already has caused a health disruption anyway. It does not go beyond that. And that the impact of the crisis does not translate into a major pain on the financial sector. So RBI's objective is to maintain liquidity. So what did RBI do? Following things. Number one, the RBI permitted banks to grant a 3-month moratorium, up to 3 months moratorium. That means if you are a borrower from a bank and you had an obligation to pay to the bank, from 1st March to 31st May, 1 March से लेकर 31st May तक, the bank is permitted to grant you a moratorium. In pursuance of this permission, lots of banks have gone ahead and offered the facility of moratorium to their customers. I know, I'm sure if you are engaged in trade or business, you probably say, "अरे मेरे बैंक ने नहीं दिया, या मैंने मेरे बैंक को बोला तो भी नहीं दिया, या मेरा लोन NP होने वाला है." These individual issues, well, I have no way I could probably handle these issues. Generically, as a matter of policy, banks have been permitted by the RBI to grant a moratorium for all payments due from 1st March to 31st May. In case of working capital, the limits exceeding the maximum drawing power. There is also a relaxation of the drawing power condition from 1st March to 31st May. Beyond that, there is also a standstill on asset classification. I'm sure आपने सबने सुना होगा, बैंक की लोन जब NPA non performing asset हो जाता है, तो बैंक becomes jittery. Banks start taking action. So NPA classification for B, there is a standstill of 3 months. That is from 1st March to 31st May. अगर आपका suppose 60 days का default था, 30 days का default था, तो वो standstill mode पे रहेगा. उसकी जो घड़ी है, वो वहीं रुक जाएगी. 31 मई के बाद घड़ी चली चालू होगी. 1 मार्च से लेकर 31 मई तक एक तरह से घड़ी रुक जाएगी. उसका सुइया जो है घूमना बंद हो जाएगा. In case of commercial property loans, if there is a delay in execution of the project, up to 1 year delay will be permitted without downgrading the asset classification from a performing asset to non-performing asset. There's also been a specific funding facility called targeted long-term repo operation, TLTRO, targeted long-term repo operation. इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है कि पर्टिकुलर सेक्टर में पैसे को डाइवर्ट करना. तो इसके लिए आरबीआई ने पहले 1 लाख करोड़ का TLTRO किया था और फिर रिसेंटली 50,000 करोड़ का फिर TLTRO किया. ये दूसरा वाला TLTRO था, दैट वाज मेंट फॉर NBFCs ओनली. इसका रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं गया. Subsequently, the RBI also came out with a special funding facility for mutual funds. Mutual fund जैसे कि आप सबको पता होगा, because certain political या mutual fund safe नहीं है क्योंकि several mutual funds are having liquidity pressures. उनकी मनी करने को पैसा नहीं है, ऐसा भी हुआ. और आरबीआई ने इस चीज को देखते हुए कि म्यूचुअल फंड्स को कहीं ऐसा नहीं हो कि पैसे के अभाव में म्यूचुअल फंड का डिफॉल्ट, मतलब रिडम्पशन डेट में म्यूचुअल फंड दे नहीं पाए या फिर ओपन एंडेड फंड है तो वो रिडीम करने का पैसा नहीं हो, तो म्यूचुअल फंड्स हैव आल्सो बीन परमिटेड टू बोरो फ्रॉम बैंक्स एंड बैंक्स हैव बीन अलाउड अ स्पेशल लेंडिंग फैसिलिटी फॉर ग्रांटिंग लिक्विडिटी टू म्यूचुअल फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ यूनिट्स. ये 50,000 करोड़ का फैसिलिटी RBI has permitted to banks to all lend to mutual funds for the purpose of redemption. मैंने आज किसी से बात की थी कि कितना इसका यूज हुआ है. जहां तक मेरे को सुनने में आया कि इसमें बहुत हार्डली यदि पैसा यूज हुआ है, ओनली लगभग 1000 करोड़ के आसपास किसी ने वो किया. So not much has been done. Now in terms of bond, debentures and bonds also, SEBI has also notified that during the period of the crisis, if there is a extension of maturity of bonds or debentures, even that will not be regarded as a case of default. So this is what
regulators have been doing. Regulators can, I mean, the only thing regulators can do is to try and limit the impact of the crisis. However, we need to see to which the banking and non-banking financial sector may remain impacted, may get impacted because of the impact of the crisis. I was talking about this earlier as well. I was saying if the banks are severely impacted, then the situation might become out of control. So it's very necessary to ensure or protect the health of the banking system. So when do we say the bank is healthy? A healthy bank versus unhealthy bank ka what is the defining feature? So one of the most important criteria which is internationally recognized as the precondition of health for any bank is called the capital adequacy ratio. There are several ratios we talk about in context of banking: GNPA, gross non-performing assets. But even more important than the GNPA ratio is capital adequacy ratio. Banks का capital कितना adequate है? Adequate for what? Adequate for absorbing losses. Every bank is healthy as long as the bank can absorb losses. Yes Bank के केस में भी आप ऐसा लगा था कि bank is getting bankrupt, but the bank was still healthy because the capital was depleted, but the asset was still sufficient to absorb the liabilities. So it was taken over. So what I'm saying, as long as the capital is there, the bank is still solvent. So solvency and liquidity of the bank are the two primary conditions to the health of any bank. Is the solvency and liquidity. Solvency के लिए the measure is capital adequacy ratio और liquidity के लिए the measure is called liquidity coverage ratio. वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा उसके लिए रिलैक्सेशन दिया आरबीआई ने, लेकिन उसकी आज के दिन मेरे ख्याल से बात करने की जरूरत नहीं है. Capital adequacy ratio is the most important ratio. So what's the minimum capital adequacy ratio in India? So next slide shows the capital. This is where I would like to show the capital adequacy ratio in India. Yeah, this one. The capital adequacy ratio in India as of September 2019. September 2019, the capital adequacy ratio was 15.1%. If you look at all the banks put together, the banks had 15.1% capital in relation to their assets. Assets 100 रुपए की है, तो 15.1 was the capital. And that is 85 rupees is the amount of borrowings or deposits of the bank. 15 rupees की 15 रुपए की capital, 100 रुपए की asset, 85 रुपए का external funding. That is how the aggregate balance sheet of the banking sector looked like. And remember, what is the total assets of the banking system? I said earlier 2 crore 66 lakhs crores of rupees was the total assets of the banking. As a bank, in order to be called a healthy bank, how much capital do we need to maintain? We need to maintain, as per international norms, a minimum 10.5% capital. India ने इस ratio को 11.5% किया हुआ है. 2.5% is what is called a conservancy buffer, and 9% is the minimum capital required. 9 plus 2.5 makes it 11.5%. हमारा capital as a banking sector was 15.1%. आप थोड़ा सा वर्किंग करें, जब मैंने आपको करके दिखाया है कि what is the likelihood of this ratio getting breached, because सबसे बड़ी जो potential risk to the health of banking, किसी भी बैंक के लिए गिरता दिखता है, गिरने की नौबत भी आ जाती है, गिरने के आसपास आ जाता है, तो RBI puts that bank into what is called preventive. I mean, the RBI puts into a protective framework. RBI इस बैंक को protective framework में डाल देती है और RBI stops further expansion of assets for the bank. That's a typical way of the RBI trying to protect the health of the banking system. So, is there a likelihood, because of whatever crisis we currently have, that the capital adequacy ratio of the banks might get impacted? I said currently we have 15.1. 15.1 is not the number very recently. 15.1 is the number as of September 2019. September 2019 से लेके Feb 2020 तक मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कोई फेरबदल नहीं आया होगा. So I'm still presuming that it was 15.1 as of beginning of the COVID crisis. The COVID crisis के कारण, if you were to take the 1 crore 66 lakhs worth of assets of the banking system, right, and the capital was 15.1%, then the capital would work out to approximately 5,86,000 crores. That's the capital of the banking system. अब एक estimate ऐसा है कि लगभग सारी banking sector में 12 lakh crores of exposure is there to
12 lakh crores worth of, sorry, I was talking about the capital of the banks is 15.1% of the 1 crore 66 lakh crores rupees. Now, issue basically is that if we take the threshold to be 11.5%, we have a safety margin of only 3.5%. This number is very important. We have a safety margin of about 3. विनोद जी की आवाज नहीं आ रही है। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से विनोद जी तक हम डिले नहीं करते, उनकी जो वीडियो डिले नहीं हो पा रही है। वेट करते हैं, थोड़ी देर में सब रिजॉल्व हो जाएगा। जो भी हमारे श्रोता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप या आपके परिवार में या दोस्तों में किसी तेरापंथी प्रोफेशनल को आप जानते हो जो कि टीपीएफ का आफ्टर मेंबर नहीं बना है, तो प्लीज आप उन्हें प्रेरित करें कि इस प्रबुद्ध लोगों की या एजुकेटेड लोगों की संस्थाओं को वो आज ही जुड़े और विनोद जी जैसे नॉलेजेबल जो। नवीन भी एक बार फोन कर पाओगे? या मैं फोन दूसरे फोन पे कर रहा हूँ शिव जी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट हिम। आज शाम को होने वाले 7 बजे आज शाम को 7 बजे होने वाले प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगा सबको। शाम को 7 बजे अपना प्रोग्राम है टैक्स एंड बिजनेस चैलेंजेस पोस्ट लॉकडाउन। किस तरह के चैलेंजेस अपने टैक्स को लेकर आने वाले हैं, उनके बारे में डिस्कशन होगा। सीएम मनोज नाहटा गुवाहाटी से। हाँ जी 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 नवीन भैया। जी विनोद जी से संपर्क हो गया है। बस कोशिश है वो अपने साथ जुड़ेंगे। उनका कुछ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आज शाम को 7 बजे अपने टीपीएफ सक्षम वाले प्रोग्राम में सीए मनोज नाहटा और सीए पंकज संचेती जी डिलिब्रेशन करेंगे टैक्स एंड बिजनेस चैलेंजेस पोस्ट लॉकडाउन पे। कल सुबह 10 बजे का प्रोग्राम भी मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। श्री महेंद्र जी नाहटा
जो डायरेक्टर है रिलायंस जियो में और चेयरमैन है HFCL ग्रुप के, उनके साथ मिलना होगा अपना सुबह 10 बजे, जिसमें हम बात करेंगे सफलता की कहानी महेंद्र जी की जुबानी के बारे में। इसके अलावा कल दोपहर में 3:15 बजे हम मिल रहे हैं शाविका गौरव डॉक्टर मंजू नाहटा से। विनोद जी ने ज्वाइन कर लिया है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। उनका ऑडियो ज्वाइन हो रहा है। विनोद जी ऑडियो नहीं है आपका। जी विनोद जी ऑडियो ऑन है आपका, ऑडियो वीडियो दोनों ऑन है। सर आवाज नहीं है ये आपकी। सर नेटवर्क की कुछ दिक्कत है, म्यूट हो गया है उनका, अनम्यूट करने की कोशिश चल रही है। विनोद जी आप कोशिश करिए, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, आपको मैंने को होस्ट बनाया है। जी सर। I'm so sorry, बीच में डिस्कनेक्शन हो गया था, I was completely disconnected, I had to reconnect, but you're able to hear me, correct? Right. So back to the point. We were talking about what's the potential for banks to still absorb a loss, and I was saying 5,86,000 crores is the potential, that is the maximum amount that banks can absorb without breaching the capital adequacy threshold. Now we're saying there is also an estimation by some people that there are 12 lakh crores worth of loans which are to sectors which are severely impacted by the crisis. So the total exposure of the banking sector to industries or businesses which are highly affected by the crisis is approximately 12 lakh crores. इसमें से अगर let's say half of the money goes bad, then we really have it, because in that case we would have lost about 6 lakh crores, which would be more than the threshold which banks can absorb. But then if the losses are limited and if everything remains still good, then the banks will still be able to sustain. Now, in case of non-banking finance companies, the sectors which are seen to be extremely problematic, there is also estimation by CRISIL
Some sectors are seen to be extremely problematic. For example, so-called wholesale finance. Wholesale finance basically stands for business funding, industries or businesses. That is what is maximum affected, because there the increase in the non-performing assets may be as high as 4%. To an extent, microfinance also is a problematic sector, because everyone knows that microfinance borrowers are small borrowers, mostly in sectors which are on daily wages or daily earners, and daily wage earners are the people, so that also is a sector which might be severely impacted. MSME funding also is impacted, so also is auto finance. Sectors which may not be impacted. Now, housing finance is still a safe sector, because in India, the loan to value ratios in case of housing finance are quite strong. They're quite in favor of the lenders. Also, that mostly people don't afford to default on their home loans. So that still remains as a safe sector. I'm coming towards the conclusion of my talk now, and basically I was talking about the stress in the NBFC sector. Non-banking finance companies, which is also one of the biggest borrowers of the banking sector, we had earlier mentioned that substantial, roughly about 37% of the funding to NBFCs comes from banks. So NBFCs का भी health उतना important है जितना banks का health. NBFCs में क्या है कि already they were reeling under the strain of two defaults. ILFS was one default, and thereafter Diwan Housing was another case of a default. So already strained with substantial liquidity stress. NBFCs are once again facing a big challenge, because moratorium means their own cash flows will stop. RBI has granted a moratorium, so their own cash flows will stop, but the banks in turn have not granted to NBFCs any moratorium at all. So NBFCs also are going to have a strain. And if NBFCs collapse, this will cause a collateral damage to mutual funds as well as banks, primarily I would say banks. Now, in light of all of this, what's the silver lining? Well, all regulators have so far been proactive. They've been extremely understanding. They've taken actions as required soon enough. So that's a nice thing, that all regulators have been acting promptly and fast enough. The top leadership is sensitized and committed to economic revival. India is not a commodity-focused country. Unlike several countries which have exposure on oil or commodities, India is not a commodity exporting country. India's dependence on exports is also lower than many of the countries. So hopefully we'll come out of the crisis. But one of the biggest caveats, one of the biggest risk elements is the fact that most of the Indian banks were already under substantial pressure of non-performing assets. So you can see the extract from IMF's Global Financial Stability Report of 14th April 2020, which I put on screen there. It's a very important extract, and it says countries where banks have high non-performing loans, significant exposures to state-owned enterprises. India is also one country where banks have substantial exposure to PSUs. And large holdings of government bonds are vulnerable to an intensification of the sovereign financial sector feedback loop. For example, in India, where non-banking financial institutions have already been under intense funding pressure following two defaults before the COVID-19 shock, state-owned banks have sizable stock of bad loans and significant links to non-banking financial institutions. So the biggest worry for India is the linkage that exists between the banking sector and non-banking finance sector. That's the biggest worry for India. However, well, one hopes that like all worries in life, this worry probably also will be behind us. We should be hopefully looking towards better times ahead. And I think what each of us can do is to work with our own respective spheres. In whichever sphere we are, we need to do the maximum that we can do to make sure that the country comes out of the crisis as soon as possible. तो ये जो स्पंदन है, जो TPF का स्पंदन है, वो हमारी अर्थव्यवस्था का स्पंदन बने, हमारे जीवन का स्पंदन बने, और हम जल्दी से जल्दी इस संकट की घड़ी से निकले. ऐसी शुभकामना, ऐसी आशा और ऐसे विश्वास के साथ मैं अपनी बात ही समाप्त करता हूं, लेकिन आप सभी के इंटरेक्शन के लिए मैं उत्सुक रहूंगा. थैंक यू विनोद जी. संजय जी ने ये नहीं बताया था कि आप काव्य रचना में भी इतना महारत रखते हैं. जी, मैं क्वेश्चंस लेता हूं. कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, और इन द मीनवाइल मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स से कि प्लीज चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन आप डालें, ताकि वो क्वेश्चन हम प्रायोरिटी बेसिस पर लेके और पूछ सकें.
पहला क्वेश्चन आ रहा है सर लक्ष्मीलाल गांधी जी का भीलवाड़ा से। तो पूछ रहे हैं आदरणीय कोठारी जी, जय जिनेंद्र, अभी गत दिनों में भारत सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय किया गया। औद्योगिक विकास को मद्देनजर रखते हुए आपके विचार में क्या ये सही कदम है? एकदम सही है। माने इसमें कोई इसमें हो सकता है कि कोई मतभेद भी हो, लेकिन कुछ ऐसे बैंक थे जो अपने स्टैंडअलोन बेसिस, अपने आत्म माने उनको अगर स्टैंडअलोन इकाई के रूप से देखते तो वो कमजोर बैंकें थी। उन बैंक्स का अगर वो अलग रहते तो हो सकता है कहीं उनका माने गड़बड़ होने के चांसेस थी। और उन बैंक्स का मर्जर विलय करने के बाद, जैसे मैंने बताया था कि पीएसयू बैंक का नंबर घट के 12 हो गया, तो विलय की आवश्यकता इसीलिए थी कि उनको सशक्त बैंकों के साथ मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो मर्ज इकाई आती है वो अपने आप में स्ट्रॉन्ग रहे। तो ऐसा कई सारे बैंकों का, किसी बैंकों के साथ मर्जर हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ जैसे विजय बैंक का मर्जर हुआ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी कुछ एक बैंकों का मर्जर हुआ। तो ऐसा बीच बीच में होता रहता है पीएसयू बैंकों का मर्जर, और इसका एक ही उद्देश्य होता है, माने सम्मिलित इकाई को, कंबाइंड यूनिट को स्ट्रेंथ देना। दैट्स द बेसिक ऑब्जेक्टिव सर। माने मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे आपत्ति हो। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है मन्नालाल जी वैद का। वो हमारे नेशनल ट्रस्टी हैं और पूछ रहे हैं क्या ना एनबीएफसी कंपनी लाइक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन टेक्स अनसिक्योर्ड लोन फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। तो सम अप करता हूं क्वेश्चन को, अनसिक्योर्ड लोन ले सकता है क्या एनबीएफसी अपने शेयर होल्डर्स से? इसके लिए मैंने इन केस ऑफ नॉन बैंक, अगर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी है, इफ यू टॉकिंग अबाउट एन आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, then NBFC being a private limited company may borrow from its shareholders, subject to the condition the shareholder is putting his own money. The shareholder in turn must not have borrowed it from elsewhere. मैंने ऐसा नहीं हो कि shareholder किसी और से borrow करके NBFC में डालना है, because that will become a conduit to parking public deposits in NBFC. So as long as the shareholder is contributing his own money, his own, but I'm not saying that he has as much money in the bank, but he's not borrowing from elsewhere. In that case, it's possible for shareholders of a private limited company to give an unsecured loan to the NBFC. सर सिलीगुड़ी से हमारे साथ में सीए विशाल जैन जुड़े हुए हैं। लिख रहे हैं, डियर भैया, यू आर रियली अ वंडरफुल पर्सनालिटी, हैव एक्सपीरियंस्ड योर सिंपलिसिटी एंड हम्बलनेस इन टीपीएफ कॉन्फ्रेंस कोलकाता. So the question is, after lockdown and COVID impact, what challenges you feel we professionals will face in working style and lifestyle? इतना व्यापक प्रश्न है, it's a huge question. I think we all of us have started facing that already. माने हमारी इंटरनल रिव्यू में हम लोग आज ही इस बात पे बात कर रहे थे कि in future what I think challenge is very clear that revenue will be under strain for everyone, for every professional. Revenues will be under severe strain. आपने जो मेरी ह्यूमिलिटी के बारे में कहा, तो मैं यही कहूंगा कि ये ह्यूमिलिटी मेरी मजबूरी है। इसके मैं इसके अलावा किसी के काबिल नहीं हूं, तो हम्बल रहना ही मैं व्यवस्था समझता हूं। लेकिन बैक टू द क्वेश्चन, द चैलेंज टू एनी प्रोफेशनल, आई वुड से the challenges to us professionals are the same as the challenges to the clients that we serve. All our clients are under severe strain, because all of them are going to face severe cuts in terms of expenditure, and these cuts will be, it's a question of what you call it, transmission of cuts. It's a transmitted pain. जैसे आपकी कमर में दर्द हो, आपके घुटने में आता है, उसी तरह अगर इंडस्ट्री में पेन हो, आपके क्लाइंट्स को पेन हो, तुरंत बहुत जल्दी आपको भी पेन आने वाला है, which is that clients tend to cut discretionary funding. जहां पे उनका डिस्क्रिशन है, उस फंडिंग को कट करते हैं, तो there will be expenditure cuts by clients, and that therefore professional fees will be under challenge. Some sectors also, well, as I mentioned, like let's say my own association is very strongly with the NBFC sector, and that sector is definitely going to be under strain. So personally, for any professional, I think what you need to see is the sector that you are serving. Is it diversified enough to be able to absorb the shock? If you have a concentration, you have a focus to a particular sector, you need to see the strain on that sector. So it's a I mean, soul searching and a time for review for all of us, everyone. Thank you, sir.
अगला क्वेश्चन मेरे पास में फिर से भीलवाड़ा से आया हुआ है। क्वेश्चन है, नोटबंदी के बाद बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी आरबीआई ने बैंकों के लिए बूस्टर डोज भी जारी किया है। कोविड-19 के बाद आर्थिक विकास के क्षेत्र में आप इस कदम कहां तक सही ठहराते हैं? यस, आपका कहना सही है कि बैंकों का एनपीए लेवल लगातार, मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था कि बैंकों का एनपीए लेवल लगातार, जीएनपी रेशियो, जीएनपी जो एनपीए लेवल, उसी को बैंकिंग पार्लेंस में जीएनपी, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड देन नंबर इज कॉल्ड एनएनपीए, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और उसके बाद एक और जो रेशियो का बैंक्स लगातार बात करते हैं, इट्स कॉल्ड रिजर्व कवरेज रेशियो। मतलब टू व्हाट एक्सटेंट इज द रिजर्व फॉर एनपीएस और द रिजर्व्स कवर व्हाट एक्सटेंट ऑफ एनपीएस, रिजर्व कवरेज रेशियो। तो इस तरह के रेशियोज वर क्वाइट फ्राइटनिंग, काफी भयावह रेशियोज थे। इतने भी खतरनाक नहीं थे कि बैंकों का हेल्थ जो है वो गड़बड़ होता दिखता, क्योंकि आरबीआई का सितंबर 2019 तक का आंकड़ा जो दिखा रहा था उसमें 15.1% का रेशियो मैंने जैसे दिखाया था वैसा आ रहा था। लेकिन अगर ये स्थिति और वर्सन होती है, जिसका होने का चांसेस बहुत क्लियरली वो सामने दिख रहा है कि स्थिति वर्सन होने वाली है, तो कितना शॉक हम और लेने की क्षमता हमारी बैंकिंग सेक्टर रखता है। मैंने एस्टिमेशन दिया था कि लगभग 5,86,000 करोड़ तक अगर लॉसेस रहते हैं इस क्राइसिस के चलते, तो शायद बैंकें इसको एब्जॉर्ब कर पाए। और आरबीआई जो बूस्टर डोज देती है वो बूस्टर डोज, और आरबीआई डज नॉट एब्जॉर्ब द लॉसेस ऑफ बैंक्स। आरबीआई सिंपली सेज फॉर नेक्स्ट 3 months योर एनपीए क्लासिफिकेशन विल बी ऑन द स्टैंड स्टिल। जिसका मतलब जो 1 मार्च 2020 को एनपीए नहीं था, वो क्राइसिस के चलते 31 मई 2020 तक उसका एनपीए क्लासिफिकेशन रुका रहेगा, वो वही रुका रहेगा। तो ये एक बूस्टर डोज दो तरह की थी, पहली एनपीए क्लासिफिकेशन, और दूसरी बात आरबीआई ने बैंक्स के लिए लिक्विडिटी लाइन खोली। अगर आपको चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए तो आप आरबीआई से बोरो कर सकते हैं। तो ये जो बूस्टर डोज है, सारी विश्व में सारी जो सेंट्रल बैंक है वर्ल्ड ओवर ऐसा कर रही है। आरबीआई ने जो किया वो अपने आप में कोई अनोखा नहीं है, सारी विश्व में वैसा काम चल रहा है और इस वक्त इसी की आवश्यकता है। तो ये जो है एक तरह से ये आवश्यक, सही बोलो नहीं बोलो, आवश्यक कदम था, इसमें कोई दो मत नहीं। थैंक यू सर। आप बुक्स लिखते हैं, जो आज हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो पढ़ने के बाद में फिर प्रोफेशनल्स बनते हैं। तो सर एक आपसे अगर बोला जाए उन प्रोफेशनल्स को अपील करने के लिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग बॉडी लाइक TPF are there and why should they join TPF or any other such professional organization? So what would your message be? Okay, now TPF is unique among professional bodies. Professional bodies की हमारे सर्कल में कमी नहीं है। गौतम यहाँ पे बैठे हैं, गौतम अपने आप में पदाधिकारी रह चुके हैं, प्रोफेशनल बॉडीज इंस्टीट्यूट्स खुद है, इसके अलावा बहुत सारी और स्टडी सर्कल्स हैं। तो प्रोफेशनल बॉडीज तो लगातार अपना काम कर ही रहे हैं। आज स्टडी सर्कल इन दिनों लास्ट मैं लगभग समझिए लगभग 20-25 दिन से तो रोज कुछ ना कुछ वेबिनार दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं तो प्रोफेशनल बॉडीज का काम चल ही जा रहा है, एवरी डे रोज चल रहा है। लेकिन टीपीएफ अपने आप में एक बड़ी अनोखी संस्था है। यहाँ प्रोफेशनल फोरम के साथ उसका जो जुड़ाव एक धार्मिक और नैतिक फोरम के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो अपने आप में एक विलक्षण चीज है। अब मैं समझता हूं कि ऐसा कौन सा प्रोफेशनल फोरम होगा जिसने पिछले 20-25 दिनों में वास्तुशास्त्र से लेकर डिजाइनिंग का या फिर अपना बिजनेस कैसे चलाएं या वैसे इस तरह की जो वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इसने दिए हो, लोगों को इतना विविध तरह का जो सामग्री परोसी हो, ऐसी कौन सा फोरम होगा। गौतम भी जुड़े हैं, मैं भी बहुत संस्थाओं से जुड़ा हूं। हम सब ने क्या किया, हमने कमी लो की बात की, इनकम टैक्स की बात की, जीएसटी की बात की, बट हमने क्या जीवन की विविधता की बातें की। किसी भी प्रोफेशनल फोरम में इस तरह का वैविध्य, इस तरह की विविधता मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं है। तो इस तरह का फोरम अगर किसी प्रोफेशनल को दिखता है जहां पर इस तरह का विशाल एक नजरिया दिख रहा है, जहां जीवन को हम समग्रता के साथ देख रहे हैं, उस तरह का फोरम मिले तो मैं तो समझता हूं कि ये सौभाग्य है कि हमको ऐसा फोरम सामने है। और ऐसे पदाधिकारी हैं जो इस तरह का चिंतन रखते हैं कि प्रोफेशनल्स को केवल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, विनोद कोठारी और बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर तक नहीं, केवल गौतम दुगड़ संजय जैन तक नहीं, उनको हर तरह की विविधता प्रदान करना। तो एक बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा कल्पनाशील, बड़ा रचनात्मक चिंतन है पदाधिकारियों का जो इस तरह की बातें सोच रहे हैं। थैंक यू सर। मैं अब मतलब ये भाव भरी हुई अपील थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके एक सहपाठी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनको अनम्यूट करूंगा। भूपेंद्र जी शाम सुखा। भूपेंद्र जी अपना सवाल पूछें। हेलो विनोद। भूपेंद्र। हेलो। हाँ विनोद, बहुत अच्छा लगा और बहुत सुंदर प्रस्तुति तुम्हारी रही। और निश्चित रूप से ये मेरे लिए तो गौरव की बात है कि तुम्हारे साथ में मैं पढ़ा हायर सेकेंडरी तक, वैसे साथ रहता ही है। वर्तमान के अंदर में जो इंडिया के अंदर में फिनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसको देखते हुए और भविष्य के अंदर में जो इंडिया का फाइनेंशियल जो स्थिति रहेगा उसके बारे में तुम्हारी क्या टेक है? दोस्त होने के बाद इतना टफ क्वेश्चन पूछा करेगा कभी? वो स्टेज प्लेटफॉर्म जो है नहीं वो यहाँ होएगा के बात करा। ओके कम ऑन। ये वास्तव में बड़ा टफ क्वेश्चन है। ये मतलब फाइनेंशियल फ्रॉड्स तो देखिए, मैं कहूंगा कि ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है जहां पर फ्रॉड्स वंस इन अ व्हाइल नहीं होते हो। इंडिया इज नॉट द एक्सेप्शन। फाइनेंशियल फ्रॉड्स वर्ल्ड में सब जगह होते रहे हैं। और अब खास बात यही है कि इस समय जो दिखाई दे रहा है कि इस क्राइसिस ने लगभग सभी लोगों को एक सोच और एक दिशा में जोड़ दिया है। मतलब किसी को ऐसा नहीं है कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मतलब सभी के साथ है। सबसे बड़ी खास बात यह कि सारे रेगुलेटर, सारे पॉलिसी मेकर्स सबके सब साथ है। सभी का नजरिया एक ही है कि जल्दी से जल्दी हम लोग साथ मिलकर इस समस्या से निपटे। तो मुझे लगता है कि एक क्राइसिस के चलते ऐसा कोई मतलब बड़ा बदलाव आएगा जिससे हम नकारात्मक बदलाव को आएगा जो हमको और समस्या को गहरी करता हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बल्कि आने वाले दिनों में हमारा जो भविष्य है, हमारा चिंतन अगर सही है और हम सही जगह पर है तो भविष्य हमारा उज्जवल ही है। मुझे ऐसा मुझे कोई निराशा भरी बात दिखाई नहीं दे। जी थैंक यू। अगला क्वेश्चन सर मैं ले रहा हूँ, जय सिंह सुराणा जी का आया है। आपकी नजर में गोल्ड के प्राइसेस में क्या इफेक्ट आएगा? जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कोई भी किसी भी प्राइसेस के बारे में, भले वो स्टॉक प्राइसेस हो, भले गोल्ड प्राइसेस हो, भले इंटरेस्ट रेट्स हो, किसी भी तरह का प्रिडिक्शन न तो करने की क्षमता रखता हूं और न मैं ऐसा दावा करता हूं कि मैं इस मामले में कोई विशेषज्ञ हूं। तो मैं जो कह रहा हूं एकदम आम आदमी का ही कहना है। और जहां मेरा अध्ययन है, ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट थी, जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट थी, तरह तरह की रिपोर्ट्स इस बारे में आती रही हैं कि इस तरह के संकट के दौरान जो पास में देखा गया है, एक जिसको बोलते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी, इन्वेस्टर्स जो है वो सेफ जोन में फ्लाई करते हैं, दे फ्लाई टू सेफ्टी। तो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में हमेशा से गोल्ड रहा है। तो फ्लाइट टू सेफ्टी बहुत सामने है और देयरफॉर expectations are that gold prices will be stronger, will continue to be stronger in time to come. I'll once again say my reading is that of an ordinary person, is not of an expert. So please don't trust me beyond as a view of a very very ordinary person. Thank you sir. एक क्वेश्चन सर जो आ रहा है अपने पास में, वो आ रहा है, do you see any more economic package coming in for the medium sector, for MSMEs, for SMEs? Can you foresee anything coming their way? इसकी बात तो लगातार हो रही है, तो ये नहीं कहूंगा कि इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि इस स्थिति में सरकार किसी तरह का टैक्स रिलीफ देने की स्थिति में शायद नहीं है। बिकॉज मेरे प्रेजेंटेशन में एक लास्ट की तरफ एक आइटम था जो दिखा नहीं पाया था कि इंडिया में फिस्कल स्पेस बहुत कम है। फिस्कल स्पेस माने एनी पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट टू टेक एनी फर्दर टैक्स लॉसेस, टैक्स रेट्स को कम करना, टैक्स रेट्स को या टैक्स में किसी तरह का इंसेंटिव देना, इससे क्या होगा, जीडीपी जो डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो बढ़ जाएगा। तो उसका स्पेस इंडिया में इतना कम है कि वो स्थिति हमारी नहीं है कि हम किसी तरह का टैक्स रिलीफ दे सके। बिकॉज सभी को पता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की रेवेन्यूज, पेट्रोल का सेल बंद है, लिकर का सेल बंद है, सेल नहीं हो रहा, जीएसटी कहां से आएगा? तो रेवेन्यूज ऑफ द गवर्नमेंट आर एनीवे स्ट्रेन्ड। गवर्नमेंट बोरोइंग आल्सो कैन नॉट गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लेवल। गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड से बोरो कर रहा है, गवर्नमेंट बोरो करता रहता है, लेकिन बोरोइंग का भी एक उसकी क्षमता का एक अंत आता है, बिकॉज बोरोइंग भी करने से फिस्कल डेफिसिट पे इंपैक्ट आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट बिकम्स
रेवेन्यू एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट का फिस्कल कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। ये बात को सोचते हुए हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि एमएसएमईज को किस तरह का बेनिफिट गवर्नमेंट दे। मेरे ख्याल से तो बहुत जल्दी शायद उम्मीद की जाती है कि ये एक स्कीम आए कि सिडबी जो है वो अपनी गारंटी देगा अगर बैंक्स एमएसएमईज को फंडिंग करें। सो बैंक लेंडिंग टू एमएसएमईज, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लोन दैट the bank will give may in all likelihood be guaranteed by SIDBI. That would mean the risk will be passed on to SIDBI, and with that maybe it might be easier for banks to step up their lending to MSMEs. But I completely agree that lending to MSMEs at this stage is most important because the backbone of the economy is MSMEs, and that lending has to continue for any recovery to happen. So I completely support any steps, but the step may be more in form of guarantees from SIDBI to the banks for lending to MSMEs. Lending has to come from MSMEs only, and it will be in form of loan. I don't expect it will be in form of tax relief. Right. So another question that comes up with the solution that you are providing of further lending, the MSME is already burdened with the sort of EMIs and the lending that has already happened in the sector, right? Because those EMIs have not been reduced or the EMI has not been foregone. So उस केस में do you see that further lending capability रहेगी MSME की कि further borrowing कर सके? Like I said, mostly when the banks are lending to MSMEs, the question is the risk of default. So additional lending is done by banks to MSMEs, subject to conditions of loan to value ratio, asset coverage, etc., etc. Those conditions are anyway most basic conditions for any lender. If those conditions are still satisfied, and the bank gives additional loan to MSMEs for restarting business. जैसा मैंने कहा था कि we already have a moratorium. Like moratorium से क्या होगा? Moratorium से default रुक सकता है. Moratorium से business start नहीं होगा. आपको business start करने के लिए फिर capital चाहिए. तो वो capital has to come in form of loans. So the proposition is that further lending by banks to MSMEs will be guaranteed by SIDBI. That would mean the risk has been passed on from banks to SIDBI. With that, the bank may be prepared to give further loans to MSMEs. From the point of view of MSMEs, of course, the installment burden will still be there. And so the repayment has to come from the borrowers. The borrowers have to see their own capability to pay because installments are not going to be different. Definitely not. Right. So another question that I have from Naveen is, Naveen Parakji, Siliguri is, do we foresee unpegging of currencies of large economies against dollar? Do we foresee shifting of the economic powers as well? There is a very major move which is in form of what is called a global stable cryptocurrency, global stable coin. There's a substantial move by all regulators to move to a cryptocurrency. जैसे आप Bitcoin का नाम मेरे ख्याल से सभी सुनते होंगे. Bitcoin was famous or infamous, and there's been a lot of controversy about Bitcoins. Now, what regulators are now global regulators. That includes the Financial Stability Forum, International Organization for Securities Commissioners, Basel Forum for Banking Stability. All these forums are planning to move to a globally acceptable digital currency called global stable coins. The global stable coin will be a globally acceptable cryptocurrency. So instead of having dependence or continuing dependence on dollars, if global stable coins becomes a reality, which is what is being tried, then the dependence on US dollar as the anchor of the world economy will get reduced to quite a lot of extent. So that effort is on from global regulators. Yeah, thank you, sir. मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद में फिर सुशील जी चोरडिया जो हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं उनको अनम्यूट करूंगा. जो क्वेश्चन है सर वो पीसी के आईडी से आया हुआ है. वो कह रहे हैं कि शुड द यंग प्रोफेशनल बिगिन देयर प्रैक्टिस और रिमेन इन करंट जॉब्स इन द करंट सिनेरियो. ये तो देखिए मैं इस जवाब में ऐसा ही कहता हूँ मोस्टली अगर आप जॉब में हैं एंड द जॉब इज safe and stable. Now, I would still say being on your own is always it gives a wonderful feeling. Gautam is on his own, Sushil is on his own, I am on my own, many of us are on our own. But when we shift from a job to practice, what you need basically is at least 6 months of sustenance.
आपको लगता है कि 6 महीने तक बिना निराशा से घिरे आप अपना काम चला पाएंगे, बिकॉज आने के बाद जो संसार आपको मिलेगा, जो दुनिया आपको मिलेगी, वो वैसे नहीं है जैसी आप उम्मीद कर रहे हैं। अरे आप निकलने से पहले लोग आपको तमाम तरह के आश्वासन देंगे, आप आ जाओ, तुम आ जाओ, तो बहुत काम दे दूंगा तने, वगैरह वगैरह। बट द मोमेंट यू शिफ्ट टू प्रैक्टिस, थिंग्स स्टार्ट लुकिंग डिफरेंट। तो 6 महीने तक अगर आप अपने आप को निराशा से घिरे बिना सस्टेन कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस में आएंगे। लेकिन आपको लगता है कि 2 महीने बाद आप निराश हो जाओगे, मेरे को काम नहीं मिल रहा है, तो फिर मेरे ख्याल से अगर आपके पास सेफ जॉब है तो मैं आज के दिन में छोड़ने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप सेफ है जहां बैठे, तो मैं नहीं कहूंगा कि आज आप छोड़ के एक नया एक्सपेरिमेंट करें। इट्स नॉट अ टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। आई थिंक इन जनरल दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, लेट्स सी वेयर वी आर इन जनरल। जी, थैंक यू। सुशील जी, आपका क्वेश्चन। सुशील भी आप अनम्यूटेड हैं, आपका क्वेश्चन। सुशील भी आप अनम्यूटेड हैं, आपका क्वेश्चन। मेरे ख्याल से आवाज नहीं जा रही है उन तक। तो मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। नरेश कठोतिया जी का क्वेश्चन आया है मेरे पास में। सर, टुडे गॉट न्यूज दैट चाइना हैज स्टॉप्ड यूएस डॉलर। ये तो क्वेश्चन आ गया मेरे ख्याल से अपने पास में। आर वी हेडिंग टुवर्ड्स अ इकोनॉमिकल वॉर? इज दिस क्वेश्चन। Difficult for me to comment on these questions. I am a very technical person. I don't have any comments to offer on what's going to happen. Sorry, that's not my field. Sushil, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सुशील, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? सुशील, हाँ। कोठारी परिवार तेरापंथ धर्मसंघ के प्रति समर्पित रहा है। और विनोद जी, आपको भी मैंने 1998 में देखा था, जब आपकी 1800 पृष्ठों की पुस्तक को गुरुदेव ने पूरी भरी सभा में लिया था हाथ में, और हाँ, और आशीर्वाद दिया था गुरुदेव ने। साध्वी प्रमुखा श्री मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इश्यू है जिस वजह से आवाज नहीं आ रही भैया की हमारे तक। मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं और फिर बीच में भैया से भी बात करते हैं अपने। और उस समय के बाद में आपके क्या लेखन में कुछ अंतर आया? प्लस हमारे जैनिज्म के सिद्धांतों की आप जैसे अनुपालना कर रहे हैं। सुशील भी आपकी आवाज आ रही है, बताइए, आगे बोलिए। वैसे ही हमारे प्रोफेशनल्स अगर उनकी अनुपालना ठीक से करे तो कैन दे अचीव प्रोफेशनल एक्सेलेंस, या फिर हमारे ये सिद्धांत प्रोफेशनल एक्सेलेंस अचीव करने में कैसे मदद कर सकते हैं? आपका वक्तव्य है। पहले तो जैसे मैं पहले कहा रहा था, आज क्या सुशील ने हाँ, मैंने कहा कि जैसे विनोद जी अपने जीवन में मेरे ख्याल से वॉइस नहीं आ रही है, बट मोर और लेस जस्ट आपके पास में आ गया विनोद जी क्वेश्चन आ गया। तो आप तो प्लीज। एक तो मैं जैसे बताना चाह रहा था कि सुशील ने आज ही मेरे को 22 साल पुरानी एक फोटो भेजी है, और किसी के पास 22 साल पहले की फोटो सुरक्षित हो वो खोज के मुझे भेज दे, और वो भी ऐसी फोटो जो जिंदगी भर के लिए मेरी संपत्ति बन के रहेगी। तो ये जो किताब मेरे हाथ में शायद आप देख पा रहे होंगे, ये जो किताब है, यही किताब 1998 में
आचार्य श्री ने अपने हाथ में लेकर प्रवचन में ऐसे खड़ा करके दिखाया था कि देखिए ये किताब हमारे समाज के एक युवक ने लिखी है, और मैं क्या कहूँ, मैं इस बात को लेकर गदगद हूँ कि ये आशीर्वाद जीवन भर के लिए एक सर पे एक आशीर्वाद की तरह रहा है। उन्होंने सादुलपुर में मुझे कहा था कि तुमने पैसे वालों की अर्थव्यवस्था बहुत लिख दी, अब गरीबों की अर्थव्यवस्था पर लिखो। तो ये मैंने फिर एक आशीर्वचन के हिसाब से, अपने निर्देश के हिसाब से लिया और इसके एक हाउसिंग फाइनेंस में किताब लिखी, और एक दूसरी एक और किताब लिखी जिसका प्रकाशन हुआ यूएस से। यूएस के एक ऑथर उसके साथ थे, वो भी एक बड़े माने बहुत नामी लेखक है, फ्रैंक फाबोजी। तो फ्रैंक फाबोजी और विनोद कोठारी की जो किताब आई उसका समर्पण मेरी तरफ से आचार्य महाप्रज्ञ को था। और मैंने एक हाउसिंग फाइनेंस में किताब लिखी जो मैं अपनी समझ में ही चल रहा था कि मैं ये किताब गरीबों के लिए, बिकॉज जिसको मकान के लिए लोन लेना है वो हो सकता है बहुत सक्षम आदमी नहीं हो। हाउसिंग फाइनेंस में किताब लिखी, ये मैं गुरुदेव का आशीर्वाद अपने तरफ मानता हूँ। हाँ, ये सुशील का अगर कहना था कि ये किताब के बाद मैंने कितना और लेखन किया, तो तब तक शायद मेरी 2 या 3 किताबें थी, अब मेरी 16 किताबें हैं। तो ये आशीर्वाद का ही मैं फलस्वरूप मानता हूँ। लेकिन सुशील का मेन क्वेश्चन ये था कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए नैतिकता की छवि होना कितना आवश्यक है। इस बात पे मुझे कोई संदेह नहीं, मैं एक रत्ती मात्र भी संदेह नहीं करता कि एज ए प्रोफेशनल if you are known as someone who will not compromise with ethics come whatever may, in long run it's not something which works in short run. In the long run ethics is the best policy. So it's, if you're looking for a short term gain, maybe there are shortcuts everywhere, there are convenient modes of achieving success anywhere, but the question is that in the long run it's ethics which pays. So that's, I wouldn't say about myself, it's a general rule that applies to everyone in any profession. Having an impeccable clean image of someone who is not going to compromise with ethics, it pays in the long run for sure. This is a clear message for every professor. Thank you, sir. Taking up the next question. वैसे सुशील जी के बारे में एक बात बताना चाहूंगा, हमारे स्पीकर्स का जब नाम आता है कि भाई नेक्स्ट स्पीकर ये हैं, तो मेरे ख्याल से शायद आधे घंटे में 15 मिनट में उनके पास में फोटोग्राफ्स की हमारे पास में झड़ी जरूर आ जाती है, जो 20 साल 25 साल 30 साल पुरानी फोटोग्राफ है। So this is very nice of him and very organized. This shows that how organized he is. एक क्वेश्चन आया है सर मेरे पास में, हाउ डू यू लुक एट द इंटरेस्ट रेट ट्रैजेक्टरी गिवन द क्राइसिस एट हैंड? नवीन जैन साहब पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अभी देखते हुए, जैसे मैंने फिर कहा था कि मैं फिर बाद में फिर वो कंडीशन लगाता हूँ कि मेरी कोई भी बात को प्रेडिक्शन वैल्यू से नहीं ले, बिकॉज इसके सक्षम मैं नहीं हूँ। लेकिन अभी जो फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स दिखा रहा है उसके हिसाब से लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स तक, ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन सितंबर तक आ जाने की उम्मीद की जा सकती है। दिस इज व्हाट वन कैन से लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स बीइंग ट्रेडेड ऑन द एनएसई। शायद 100 बेसिस पॉइंट, शायद 1% तक गिरावट इंटरेस्ट रेट्स में आ सके। थैंक यू। मैं सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि फेसबुक पे भी हमारे साथ में काफी व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उनके भी कई क्वेश्चंस मैंने समाहित किए हैं, जो क्वेश्चंस अभी मैंने लिए हैं उनमें एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में सर कल्पेश जैन जी का, जो पूछ रहे हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि अब इनवॉइस डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म यानी कि इनवॉइस बेस्ड लोन का टाइम आ गया इंडिया में? एकदम सही, आपने एकदम सही चीज पकड़ी है। हम लोग internally we were working on what are the 6 or 7 main products in financial space which will be doing well in future. तो उसमें जैसे गोल्ड लोन एक था, मेडिकल इक्विपमेंट दूसरा था, तो उसमें हमने इनवॉइस फाइनेंसिंग को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट के रूप में, बिकॉज इन टाइम टू कम व्हाट वुड हैपन इज दैट ट्रेड क्रेडिट, इनवॉइस फाइनेंसिंग बेसिकली क्या है? ट्रेड क्रेडिट, योर रिसीवेबल्स आर गेटिंग फंडेड. Fixed obligation to service a loan, you may not be able to service because you have a fixed obligation, but your cash flows are not permitting it. Invoice financing is a case where your payment is connected with your inflow. You will be receiving money from the invoice with which you pay to the lender. So there is no strain, there is no burden on you. The funding is connected directly with your inflows. There is no what you call cash inflow and cash outflow mismatch. Cash inflows and outflows are completely matched. That is the best situation for any borrower. So in our very clear view, the
time in future will be one of maximum focus on trade credit or invoice financing. Invoice financing is even now being, there are a lot of instruments for invoice financing, including what you have seen in many cases called TREDS, Trade Receivables Exchange. TREDS is also one of the platforms. But in time to come, there'll be more and more focus on invoice financing. Completely agree. थैंक यू सर. क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अभी अपने पास में आ तो बहुत रहे, बट आई बिलीव वी विल सम इट अप हियर ओनली. और बीच में एक स्लाइड दिखाना चाहूंगा सर, शेयर करना चाहूंगा अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के साथ में. So become a TPF member if you are a Terapanthi professional and still not a member of TPF. ज्वाइन करें इस संस्था को. एक सिंपल सा प्रोसेस है. लॉगिन करना है इस वेबसाइट पे, रजिस्टर करना है, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, एंड यू अप्लाई फॉर द मेंबरशिप. सो इट्स दैट इजी. जरूर से बने मेंबर. इसके अलावा हमें फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यूट्यूब पर और फेसबुक पे अपने रिकॉर्डेड वीडियोस, जितने बढ़िया स्पीकर्स जैसे विनोद जी जैसे बढ़िया स्पीकर्स जो हम सुन रहे हैं, उनके सबके रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे पास में ऑनलाइन इन दोनों जगह पर उपलब्ध है. तो जरूर से देखें उन वीडियोस को और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री गौतम दुग्गड़ जी, जो पास्ट प्रेसिडेंट है साउथ हावड़ा ब्रांच के, कि वो धन्यवाद ज्ञापन के लिए पधारें. गौतम जी. सादर जय जिनेंद्र. टीपीएफ के राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सारे जोनल प्रेसिडेंट्स और हमारे फेसबुक लाइव पे जितने भी हमारे व्यूअर्स है, सभी को सादर जय जिनेंद्र. विनोद भैया के सेशन का धन्यवाद ज्ञापन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती का काम है. और बहुत विनोद भैया को स्टूडेंट लाइफ से सुनते आ रहे हैं और स्पंदन के इस कार्यक्रम में भी सुनने मिला, तो धड़कन हमारी उसी तरह से ही थम गई थी जैसे हमारी लाइव सेशन में सुनते हैं, तो वैसे स्पंदन में भी विनोद भैया को सुनने के धड़कन हमारी थम से गई थी कि हाँ, ये पता था कि हाँ कुछ ना कुछ नया एनलाइटमेंट मिलेगा. आज इतने सरल तरीके से उन्होंने इंटायर बीएफएसएस सेक्टर का, बैंकिंग एंड एनबीएफसीज के बारे में जो रोशनी डाली कि पोस्ट कोविड भी क्या होगा एंड अभी का सिनेरियो क्या है, एंड जिस हम्बलनेस के साथ उन्होंने सारे आंसर्स को जवाब दिया, वो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है. कितने हम्बल हैं, आज इंटरनेशनली रिनाउंड है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाहे इंडिया की बहुत सारी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं. कॉर्पोरेट्स की बात ही अलग है, इतने जगह जुड़े हुए हैं, इतने बुक्स लिख चुके हैं, इतने प्रोफेशनल फोरम के साथ में विनोद भैया जुड़े हुए हैं, बट किस हम्बलनेस के साथ में वो सबके साथ पेश आते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, वो एक अलग ही उनकी प्रतिभा के ऊपर में एक चार चांद लगाता है. विनोद भैया, थैंक यू फॉर सच एन एनलाइटनिंग सेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम टीपीएफ. और टीपीएफ की स्पंदन के बारे में विनोद भैया ने जो बात कही, वो बात सही में बहुत सच है कि आज कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है जो इतना वर्सटाइल काम कर रहा है ऑन वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स, स्पिरिचुअलिटी के साथ रखते हुए, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से काम का हो, चाहे डॉक्टर्स का हो, चाहे डिजाइनिंग का हो, डिफरेंट तरह के टॉपिक्स को हम लोग जो सेशंस पे लेके आ रहे हैं, वो अपने आप एक बहुत बड़ी हमारी एक उपलब्धि है. एंड दैट मेक्स टीपीएफ अ डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम अदर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. जितने व्यूअर्स हमारे फेसबुक के ऊपर में, हमारे जूम पे, एंड ऑर्गेनाइजर्स को स्पेशली, हमारे निर्मल जी कोटेचा, सुशील भैया को ऐसे खुद बहुत बड़ा फैन हूँ कि उनकी जो यादाश्त की बहुत बड़ी दाद देता हूँ कि कब से कहाँ का लिंक ठीक निकाल लेते हैं. और हम लोग ने साउथ हावड़ा में हमने शायद 10% मेंबर नहीं बनाए थे उससे, और बाकी 90% मेंबर तो शायद इनफैक्ट इंक्लूडिंग हम लोग भी, एंड इवन हमारे प्रेसिडेंटशिप में भी मैक्सिमम मेंबर्स सुशील भैया के द्वारा बनाए हुए हैं. उनकी लिंकिंग बहुत तगड़ी है. प्रणाम भैया आप लोगों को सभी को. और निर्मल भैया, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी, स्पेशली इस कोरोना क्राइसिस में. नवीन भैया, निर्मल भैया, आप लोग जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों को जोड़ के रखे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. जय जिनेंद्र. गौतम जी, एक बात बीच में मैं बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ जो
हमारी लीडरशिप टीम है वो तो कर ही रहे हैं, वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे और बाकी जो लोग जुटे हुए हैं उन वॉलंटियर्स का कमाल है, उन मेंबर्स का कमाल है कि इस प्रोग्राम को हम सक्सेसफुल कर पा रहे हैं. So thank you so much to all the members who are associated with all the programs and are there with us all the time, including Vinod ji. Vinod ji, कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद. निर्मल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बस अच्छा लगता है, आज काफी अच्छा लगा और रियली मतलब इस लॉकडाउन पीरियड का अच्छा उपयोग हो रहा है, यही हमारे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है. हमारे जितने भी कार्यक्रम है, हमारी जो टीम लगी हुई है, सबका धन्यवाद करते हैं और आगे भी टीपीएफ इसी तरह काम करता रहे इन्हीं भावनाओं से. थैंक यू. एक बात स्पेशल थैंक्स टू गणेश जी जिन्होंने मुझे ये मौका दिया. उन्होंने कहा कि भाई विनोद भैया का धन्यवाद ज्ञापन गौतम तुमको करना है. स्पेशल थैंक्स गणेश भैया. थैंक यू सो मच. कल के प्रोग्राम्स की एक झलकी मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे. आप लोग चाहें तो फोटोग्राफ खींच सकते हैं. वैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप में, हर जगह हमारे प्रोग्राम की डिटेल आपके पास में आ रही होगी. कल जरूर से श्री महेंद्र जी नाटा को सुने सुबह 10 बजे. उसके अलावा आज शाम को 7 बजे जो प्रोग्राम है उसका भी डिटेल दिया हुआ है स्क्रीन पे, जरूर से देखें. और जैसा आज विनोद जी ने बताया और हम सब मानते भी हैं इस बात को कि टीपीएफ इज अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर. तो आज ही मेंबरशिप लें और समाज के साथ में और टीपीएफ के साथ में जुड़ के समाज को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत थैंक यू एवरीवन. थैंक यू. थैंक यू विनोद जी.